हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस बारे में कि मैं आज आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा, लेकिन इसका रीज़न है कि बाहर बारिश आ रही है और ये कुछ प्राकृतिक आपदा कह लें आप इसको, कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, स्टूडियो जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस तो आपकी चलती रहे, आपका एक शेड्यूल ना टूटे, तो उसके ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये अपलोड कर दूंगा मैं, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, लाइव नहीं रहेगी, लेकिन हाँ आपकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्योंकि फाइनली आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो अगर आप मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो 3 वंश का साम्राज्य रहा है इसमें, जो काफ़ी फेमस रहे हैं। पाल वंश जो कि पूर्व की तरफ बंगाल की क्षेत्र की तरफ थे, एक दक्षिण भारत में क्षेत्र था जिसको राष्ट्रकूट वंश कहा गया। ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और सबसे लंबा समय तक जो चला है ये भी माना जाता है। और तीसरा था गुर्जर प्रतिहार वंश जो उत्तर और पश्चिम भारत में था। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, इन पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो इस युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं या दशराज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध कहें या दशराज्य युद्ध कहें, ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत कबीले और 10 अन्य कबीलों के बीच युद्ध था, जिसमें ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। तो पेपर में अक्सर रावी भी होता है ऑप्शन, या फिर कभी कभी इसका वैदिक नाम जो है वो भी होता है। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, परुष्णी नदी। तो ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है और ये काफ़ी फेमस है, इसको पाल राजा धर्मपाल ने स्थापित कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। बिहार में ये नालंदा पड़ता है। ठीक है, बुद्ध विहार के रूप में ये फेमस है। नेक्स्ट है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। नैतिक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। त्रिपिटक में से कोड ऑफ कंडक्ट से जो संबंधित है वो है दूसरा, जिसका नाम है विनय पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन है और सुत्त पिटक जनरल किताब है, इसके कई सारे पार्ट हैं जिसमें जातक कथाओं का वर्णन भी है, 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद 5वीं 6वीं भी हुई है, वो आधुनिक भारत में हुई हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। 4 बौद्ध संगीतियों का काम है जिनसे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी उसमें ये बुद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। इन दोनों के विचार अपने अलग अलग थे, उनको क्वेश्चन कभी कभार उन पर भी आ जाते हैं। कैसे याद रखना है, तो महायान यानी महान मानेंगे, तो इन्होंने बुद्ध को भगवान माना। ठीक है, इन्होंने बुद्ध को क्या माना कि बुद्ध कौन थे, भगवान। और हीन भावना से आपने सुना होगा, हीन भावना इसके अंदर, ठीक है, जो आजकल लोगों में अक्सर होती है, दूसरा कोई तरक्की करे तो हीन यान यानी आप दूसरे से जल रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या माना कि बुद्ध एक इंसान थे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, शिक्षाएं प्राप्त की। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो मैंने जैसा कि बताया 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, चारों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। फिलहाल अभी प्रथम बौद्ध संगीति के देख लेते हैं अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, कश्यप नहीं है, कश्यप होगा, या आएगा यहाँ पे। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है चारों में से कैसे भी आ जाए। तो एक बौद्ध संगीत से 3-4 तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण की उन्हें प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। ये बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। और इस समय जो राजा था वो कौन था, वो था अजातशत्रु, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये कब हुई, दूसरा कहाँ हुई,
तीसरा संरक्षक राजा कौन था, और चौथे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, चेयरमैन कौन थे। फिर दूसरी बौद्ध संगीति जब 100 साल बाद हुई 383 BC में, यानी ईसा पूर्व में, और ये कहाँ हुई, ये हुई बिहार में वैशाली में। इस समय राजा था कालाशोक और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे साबा कामी। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में, जो कि पटना में है, मतलब पटना को ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र, बिहार में। और इस समय राजा थे अशोक और जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई, यानी अब हम प्लस में बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 से आगे आ गए, और ये हुई कश्मीर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कश्मीर में कहाँ हुई, कुंडल वन में हुई, और इस समय जो राजा थे वो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष भी थे इसमें अश्वघोष, ठीक है। तो 12-15 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, ये कहाँ पड़ती है जगह, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हर जो भी उन्होंने गतिविधि की है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चिन्ह है, तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गृह त्याग की अगर हम बात करें तो गृह त्याग यानी कि घर त्याग दिया, और जवानी में ही हर कोई घर त्यागता है, और जवानी में क्या होता है, बहुत जोश होता है, और जोश वाले के लिए कौन सा सिंबल होता है, घोड़ा। तो जब इन्होंने घर त्यागा था तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इसका सिंबल क्या माना जाता है, घोड़ा माना जाता है, ठीक है। आगे और भी हैं सिंबल से क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है। तो निर्वाण के लिए कौन सा चिन्ह बताता है, बोधि वृक्ष बताता है। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, ठीक है। निर्वाण के लिए कई जगह स्तूप की भी बात होती है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। स्तूप मतलब वही चैत्य टीला जो मंदिर सा बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है, ठीक है। जीवन के लिए बात की गई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कमल, ठीक है। जीवन के लिए कौन सा हो जाएगा चिन्ह, कमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं वो है हमारा महाभारत, ठीक है। महाभारत का याद रखना अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, ठीक है, रज्मनामा नाम से। रज्मनामा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, इसको ध्यान रखना। रज्मनामा नाम से अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने, ठीक है, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है, यानी पूरा एक मंडल एक विशेष देवता के लिए समर्पित है, तो वो किसके लिए समर्पित है, सोम के लिए समर्पित है। और कौन सा मंडल है ये भी पेपर में आ सकता है, तो 9वां मंडल। सोम रस एक विशेष इनकी एक शरबत कह लें, वैसे शराब को ही कहते हैं, ठीक है, जो था, जो कि ये विशेष रूप से किसी न किसी त्योहार या फंक्शन पर पिया करते थे। तो 9वां मंडल इसके लिए समर्पित है विशेषकर, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख किस शक राजा का नाम दर्ज है। तो जूनागढ़ जगह कहाँ है, गुजरात में है, और यहाँ पर शक राजा का एक वर्णन मिलता है, रुद्रदामन, ठीक है। इसी के जूनागढ़ अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ठीक है, जिसका आगे उससे नहरें निकलवाई अशोक ने और उनकी मरम्मत करवाई है रुद्रदामन ने। 4 राजा हैं सुदर्शन झील से संबंधित, ये भी पेपर में आ जाता है। चौथे राजा हैं स्कंदगुप्त, ठीक है। बिल्कुल वो ऑनलाइन वाला फील तो नहीं आएगा, खैर लाइव क्लास की बात अलग ही होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेटा मिल सके, नॉलेज मिल सके, ठीक है। नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लीजिए, मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा, कोई और भी आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है तो बिल्कुल सीखिए, ठीक है। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। तो मथुरा कला, गांधार कला, ये सब कला फेमस रही है किस समय में, कुषाण के समय में, ठीक है, और स्पेसिफिकली कनिष्क के समय में, ठीक है, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यात्रा की थी लुम्बिनी की, और यहीं पर इसने जाकर इस कर को 1/6 लिया जाता था, लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। तो कहाँ से जानकारी मिलती है, लुम्बिनी से मिलती है। इसी लुम्बिनी अभिलेख को रुम्मिनदेई अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रुम्मिनदेई अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, तो आगे है अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के जो ब्राह्मी शिलालेख था उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, यानी हवन वगैरह ये करते थे, ये सब की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो ये राजस्थान के कालीबंगा से हुई है। यहीं से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यहीं से ऊंट के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब ज्ञान, ठीक है, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया हो वो होता है, उसको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और कैवल्यन कहलाता है वो। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध को तो उनको निरंजना या कुनकुन नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था, तो पहले शिष्य जो थे महावीर स्वामी के, एक तो ये याद रखना 24वें तीर्थंकर थे ये, और जैनों में कुल 24 तीर्थंकर ही रहे हैं। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, इनके भी नाम पूछ लेते हैं। और इनका जो पहला शिष्य था वो इन्हीं का दामाद था जमाली, ठीक है, जमाली इनका दामाद था, यही इनका पहला शिष्य भी था। नेक्स्ट है महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई, महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी को पावापुरी में हुई थी। जबकि अगर हम बात करें गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध को ये प्राप्ति कहाँ हुई, तो वो कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई, दो जैन संगीतियाँ भी हुई हैं, जैसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस समय जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला की गुफाएं पड़ती हैं कर्नाटक में, वहाँ पर जाकर एक पद्धति होती है संलेखना या संथारा, इस पद्धति से इन्होंने क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, इसकी जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, ये भी याद रखना। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ, तो ये जैन धर्म आपको पता होगा पहली ही संगीति में 2 हिस्सों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो नेता थे वो थे स्थूलभद्र या स्थूलबाहु, और जो दिगंबर के नेता थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वालों का ये कहना था कि निर्वस्त्र रहें, यानी वस्त्र बनाने में भी मृत्यु हो जाती है जानवरों की, तो वो भी नहीं पहनना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा है, तो कुल 5 महाव्रत रहे हैं जैन धर्म में, उसमें 4 पहले से ही थे, एक 5वां महावीर स्वामी जी ने जोड़ा जो था ब्रह्मचर्य। 4 पहले से कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, ये पेपर में आ जाता है, और अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करना, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षचरित की रचना किसने की, ये किताब है हर्षचरित, और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट, इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं, हर्षवर्धन खुद भी एक विद्वान था और इसने 3 नाटक लिखे हैं, और ये तीनों नाटक ये हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन से 3 नाटक हैं, नागानंद, ठीक है, नागानाद नहीं है, नागानंद है इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है, नागानंद, ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, इसे यात्रियों का शहंशाह भी कहते हैं, हुएन सांग आया था, ठीक है, या ज़ुआनज़ेंग भी इसको कहते हैं। तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री आया था वो था हुएन सांग, ठीक है। CU की नाम की किताब शायद इनकी है, ठीक है। लेकिन पहला अगर चीनी पूछें कि भारत में कौन आए थे तो वो था फाहियान, और ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो पहला चीन था फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, और हर्षवर्धन के समय में जो आए वो थे हुएन सांग, जिनको यात्रियों का शहंशाह कहते हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया, तो हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, जो कि सुत्त पिटक का ही एक भाग है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी मिलता है, जो जैन धर्म की एक किताब है। तो उज्जैनी जो राजधानी थी वो अवंती की राजधानी थी। तो ये जो 16 महाजनपद थे इनकी अक्सर राजधानियां पूछ लेता है, और ये जो महाजनपद थे ये कहाँ पर पड़ते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं आपके 16 महाजनपद, ठीक है, इनको एक बार देख लेते हैं।
तो पहला है अंग, ठीक है। जो अंग है ये वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, मुंगेर और भागलपुर का, ठीक है। और इसकी जो अंग थी इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। दूसरा था मगध, जो इन सब में सबसे शक्तिशाली था 16 में। इसकी ये कौन सा क्षेत्र है वर्तमान का, पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र था। और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है। तीसरा था वज्जी, जो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये भी बिहार का क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी वैशाली। चौथा था मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनारा। ये आप देख सकते हैं मल्ल देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र आ जाएगा। काशी जो है वो वाराणसी वाला क्षेत्र हो गया, इसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल ये भी यूपी का क्षेत्र है, फैजाबाद और गोंडा, ये 16 में से 8 तो यूपी में ही है। श्रावस्ती थी इसकी राजधानी सारी याद रख लेना। वत्स इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। छेदी इसकी राजधानी थी शक्तिमती। कुरु इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है। पांचाल इसकी 2 राजधानी थी, उत्तर पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले, दोनों पूछ लेता है। सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा। मत्स्य ये राजस्थान का क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अवंती जो मालवा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश वगैरह की तरफ, इसकी उत्तर की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिण की राजधानी थी महिष्मती। ये वो बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है। नेक्स्ट है असमक, ये नर्मदा और गोदावरी नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो था, और इसकी राजधानी थी पोतन। गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना माना जाता है, जहाँ के ये चाणक्य वगैरह को मानते हैं हम। कंबोज पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी राजधानी थी राजापुर या हटक। तो ये 16 महाजनपदों की राजधानी याद रखना, कॉपी पर लिख लेना और याद कर लेना, जितनी कर लोगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट है बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा रहा है। 2 हैं याद रखना, एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। बिंदुसार अशोक का बाप था, ये बिंबिसार है हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का बिंबिसार संस्थापक माना जाता है वास्तविक में, और बिंबिसार का ही बेटा था फिर अजातशत्रु, जिसने हत्या कर दी थी अपने बाप की बिंबिसार की। तो बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जाना जाता है, जबकि अजातशत्रु को कुणिक नाम से जाना जाता है। इसी का जो बेटा था अजातशत्रु, उसने महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था, और अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, और इसका जो अंतिम राजा था वो था नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो भारत पर आक्रमण अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में किया था, और पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। झेलम और चेनाब नदी के बीच में यहाँ पोरस का साम्राज्य था। पोरस को इसने हरा दिया था ऐसा बोला जाता है, लेकिन पोरस की बहादुरी से काफ़ी खुश हुआ और इसने पोरस को उसका साम्राज्य लौटा दिया था। अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो मगध में जो राजा था वो था घनानंद, ठीक है, नंद वंश का राजा था घनानंद। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो वो कौन सा समय था, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व में राजा बन गया था, लेकिन इस समय इसके अभी युद्ध चल रहे थे, आंतरिक अशांति थी थोड़ी सी, तो इसने जो राज्याभिषेक कराया, अपना कोरोनेशन कराया, वो 269 ईसा पूर्व में कराया था, ठीक है। तो राज्याभिषेक के किस वर्ष में ये कलिंग युद्ध हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो राज्याभिषेक के आप क्या टिक कर देंगे, इसके हिसाब से निकालेंगे, जबकि आंसर जो निकालना होगा वो इसके हिसाब से निकालना होगा। तो 269 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे 261 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे है 8वें वर्ष में। इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका किताब किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है, बहुत फेमस हैं। और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसे जो यूनान का राजा था सेल्यूकस निकेटर उसने भेजा था, ठीक है। फेमस किताब है मेगास्थनीज की इंडिका। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं, औरंगाबाद में, और यहाँ पे एक बड़ा फेमस मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। तो एलोरा की गुफाओं में असल में तीनों ही धर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म भी है यहाँ पर, जैन धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है, सभी की मूर्तियाँ वगैरह और उल्लेख इनका मिलता है, तीनों धर्म से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी।
तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। दयाराम साहनी और वत्स ने हड़प्पा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो जो पहला स्थल होगा उसी से मानेंगे कि भाई सिंधु घाटी की खोज हो गई, तो पहला स्थल किसने खोजा था, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा सभ्यता ही खोजी गई थी, हड़प्पा स्थान ही खोजा गया था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इस समय जो नेतृत्व करता थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बाथ, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनका एक तालाब सा था, जैसे वर्तमान में हम जैसे कुंभ के मेले में 7 स्नान करते हैं, ऐसे ही कुछ इनका भी एक पवित्र स्थल माना गया है था। तो वो पूरा स्विमिंग पूल जैसे वर्तमान में होता है वैसे ही था, बाकायदा नॉर्थ साउथ में सीढ़ियाँ थी इसके, ठीक है, उतरने के लिए, और सारी व्यवस्थाएं थी, छोटी मोटी सब चीज़ें थी। तो ये महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान था ये, सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस मानी गई है। सबसे बड़ी इमारत भी मोहनजोदड़ो की ही मानी गई है, जो थी अन्नागार, यानी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता था तो ये उसको स्टोर करके भी रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र है। तो देखो अशोक को ज्यादातर इसके शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी नाम से पुकारा गया है, लेकिन अशोक के 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें इसका नाम अशोक ही मिलता है। कौन से 4 हैं, एक तो है गुर्जरा, ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर है जो है मास्की, तीसरा है उद्गोलम और चौथा है नेटूर। इन चारों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, वरना जनरली देव नाम प्रियदर्शी मिलता है या बुद्ध शाक्य मिलता है। नेक्स्ट है किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था। जैसा कि मैंने बताया सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। ये ग्रीक राजा था, यूनानी राजा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, जिनकी किताब है इंडिका। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है। तो अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें से सबसे लंबा है 13वां शिलालेख। इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी भी है और कई राजाओं का उल्लेख भी है, जिसमें मामस हैं, टॉलमी हैं, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर हैं, ये सब राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। एंटीगोनस है, 4-5 ऐसे राजाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है। तो ज्यादातर अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो 2-2 भाषाओं में लिखे हुए हैं। तो उनमें से एक है कंधार अभिलेख, ये पेपर में अक्सर आता है। कंधार अभिलेख अरामाइक और ग्रीक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, अरामाइक और ग्रीक, ठीक है, ग्रीक और अरामाइक, ठीक है। माउस से ही लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग पे ना जाइएगा। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोपण के कौन से वर्ष में हुआ। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, उस पर देख लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया। तो जनरली आप क्या सोचोगे कि 273 में राजा बना था और 261 में ये युद्ध हुआ है, तो 12वें साल ये तो यहाँ पे है ही नहीं। मैंने बताया ना राज्याभिषेक इसका कब हुआ था, 269 में हुआ था। तो कौन से वर्ष में हो जाएगा, 8वें वर्ष में हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो लरकाना जिले में कौन सा जगह पड़ती है। सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो का, वो सॉरी जो हड़प्पा सभ्यता था उसका, तो वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। भारत में जो इसका सबसे बड़ा नगर माना गया है वो राखीगढ़ी माना गया है, ठीक है, राखीगढ़ी। तो ये लरकाना जिले में कौन सा था, मोहनजोदड़ो। और एक मोंटगोमरी भी पूछ लेता है, उसमें हड़प्पा था, ठीक है। नेक्स्ट है मुहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई है। यानी एक मोहर मिली है इस सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, जिसके पेट से एक ऐसे पौधा सा निकलता हुआ दिखाया गया है पेट से, है ना। तो वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी को इसको बोला गया है, यानी उर्वरता की देवी माना गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हुई हैं। यानी ज्यादातर मोहरों पर किसकी आकृति मिलती है, तो वो मिलती है एक सींग वाले
बैल की या कुबड़ वाले बैल की, ठीक है, यानी ये सबसे पवित्र पशु इनका माना गया है जिसको ये पूजा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर मोहरों पर पुरुष की तुलना में महिलाओं की आकृति मिलती है, तो इसीलिए माना गया कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी। वर्तमान का समाज पितृ सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है, लेकिन वो मानी गई मातृ सत्तात्मक, मैट्रियार्कल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई है? यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, कास्ट सिस्टम का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसको पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, इसमें चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब कुछ मंदिरों के बारे में और उल्लेख है इसमें, तो उनको और जरा देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की काफ़ी संभावना रहेगी, तो देख लेते हैं जरा। पहला जो मंदिर है वो है लिंगराज मंदिर। ये 3 तरीके की मंदिरों की शैली है। उत्तर भारत की जो शैली कहलाती है वो नागर शैली कहलाती है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली कहलाती है, और जो बीच की है यानी जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों का ही मिला जुला रूप मिलता है उसको बेसर शैली कहते हैं। तो ये कभी कभी शैली से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, और सोमवंशी राजा थे ययाति प्रथम, उन्होंने इसे बनवाया था। दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। इसे किसने बनवाया था? अनंत वर्मा ने बनवाया है, जो गंगवंश के राजा थे। तीसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे नरसिंह देव ने बनवाया, ये भी गंगवंश के राजा थे, पेपर में बहुत बार आ चुका है, उड़ीसा में है ये भी, ठीक है। और एक नोट के पीछे भी है, नोट अभी मेरे को याद नहीं कौन से नोट के पीछे है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस है, और इन्हें चंदेल शासक ने बनवाया था जिसका नाम था यशोवर्मन। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये काफ़ी फेमस है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, माउंट आबू में पड़ता है ये, राजस्थान में। विमल शाह ने बनवाया था इसको, जो चालुक्य राजा थे। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर। ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ही है, मध्य प्रदेश में, और इसे भी चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, जो एलोरा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसर शैली का बना हुआ है, और राष्ट्रकूट वंश ने इसको बनवाया था, राजा थे कृष्णा प्रथम, ठीक है। इस कैलाश मंदिर की क्या खास बात है? ये एक पत्थर काट कर बनाया गया रॉक कट टेम्पल है ये, ठीक है। जनरली पत्थरों को उठा उठा के संजो के बनाया जाता है, इसको एक पूरे पहाड़ को काट कर ये बनाया गया है, जो एक अनोखी चीज़ है, जो एलियन की तरह एक तरीके से मान सकते हैं कि जैसे एलियन ने बनाया हो, हमारे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ में पड़ता है, जो झांसी में भी कहते हैं और ललितपुर में आता है वर्तमान में, उस समय झांसी में कहते हैं कि आता है, अभी वर्तमान में ललितपुर में आता है। तो ये गुप्त काल का बना हुआ है, ठीक है, देवगढ़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंटा के गुहा मंदिर, बेसर शैली में है ये भी राष्ट्रकूट वंश ने बनवाए थे। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का मंदिर या मामल्लपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर या मामल्लपुरम का रथ मंदिर एक ही चीज़ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, साउथ में है, जैसे कि नाम से भी लग रहा है, और ये पल्लव वंश ने बनवाया था, ठीक है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर। ये भी तमिलनाडु के तंजौर में है, और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, राजा राज चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट है, ये भी तमिलनाडु में है, गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर। चोल राजा थे, राजेंद्र चोल, उन्होंने बनवाया था। गंगा तक आ गए थे ये, तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि गंगा का पानी लेके गए थे, तो उसी नाम पर इन्होंने ये गंगाईकोंड की उपाधि धारण की थी, उसी के नाम पर इन्होंने ये मंदिर भी बनवाया, ठीक है। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और स्टैटिक पार्ट हम पढ़ लेते हैं, विश्व के हेडक्वार्टर्स जो हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में और अध्ययन कर लेते हैं, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल हो सकता है अभी चेंज हो गए हों, तो देख लेना, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है डायरेक्टर जनरल सबके, ठीक है, क्योंकि नए बनते हैं तो उनसे क्वेश्चन आते हैं, वरना जनरली डायरेक्टर जनरल से क्वेश्चन नहीं आते। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो एक बार देख लेना, ये चेंज तो नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ समय पहले ब्राज़ील के थे ये, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, एक बार देख लीजिएगा फिर भी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की? कई बार आता है, 1 जनवरी 1995। WTO से पहले GATT नाम का एक संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, इसको हटाकर 1 जनवरी 1995 को ये WTO स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें WHO की, दूसरा संगठन है ये, ठीक है। तो WHO की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है।
और इसकी स्थापना हुई थी 1948। अभी आप हेड याद ना रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्सेस भी जारी करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो कॉलोनी में है, और अगर ऑप्शन में कॉलोनी ना मिले तो जेनेवा टिक करना है, स्विट्जरलैंड में ही, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1 मई को हम मनाते हैं श्रम दिवस, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। तो इसी की स्थापना की वजह से मनाते हैं। नेक्स्ट है यूएनसीटेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जनरली इंग्लिश में ही इनके नाम आते हैं, तो इंग्लिश में नाम याद करोगे तो बेटर रहेगा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, ठीक है। WMO की जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। इसकी हेड जो है वो याद रखना, नई बनी थी कुछ समय पहले, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखना, 27 दिसंबर 1945, साल के साथ डेट भी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसको बहन कहते हैं IMF की, ठीक है, ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। स्थापना हुई थी 1944 में, और डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है UN यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, UNO। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, USA में, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को UN डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट संगठन ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, USA में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है यूनेस्को, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, और अभी आपने अगर करंट पढ़ा होगा तो जस्ट 1-2 दिन पहले ही धौलावीरा को 40वीं साइट शामिल की है, ठीक है, गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। हाइड्रोअज़ोले इसके हेड हैं, और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, और स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है। ये एक पुलिस फोर्स टाइप की है बहुत सारे देशों की, ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक से सटे हुए हैं, ठीक है, वो सारे। नेक्स्ट है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, और स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण या अभिकरण। इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया की, और स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। नेक्स्ट है OPEC, यानी जो पेट्रोलियम वाले हैं उनका संगठन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका भी मुख्यालय वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और स्थापना हुई थी 1894 में, काफ़ी पुरानी संस्था है। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में, कई बार बता चुका हूँ आपको, और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यानी जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए है ये, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, ठीक है, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी की रिपोर्ट होती है UNDP की, अगर आपने सुना होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते हैं ये,
सुना होगा अगर आपने नाम, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप। इसका मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। 1972 में स्थापना हुई थी जब मीटिंग हुई थी जलवायु वगैरह की। नेक्स्ट है UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी बोन में हेडक्वार्टर है जो कि है जर्मनी में, और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। UNFCCC की हर साल बैठक होती है, और इस साल की जहाँ तक यह बैठक वो होनी है ग्लासगो में होनी है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। स्विट्जरलैंड में होनी है, सॉरी स्कॉटलैंड में होनी है, ग्लासगो में, जो शायद मुझको याद आ रहा है अभी तक। और एक बार देख लीजिएगा, करंट में होगा ये, ठीक है, करंट का ही सवाल है ये, ठीक है। इसमें COP25 एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही थी 2015 में, जो पेरिस समझौता हुआ था क्लाइमेट का, वो इसी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, ठीक है। तो मानवाधिकार परिषद, इसका मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, 2006। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, ठीक है। और टूरिज्म डे आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कब मनाया जाता है, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ, जिससे अभी कुछ समय पहले इंग्लैंड अलग हो गया है, याद रखना। इसमें 28 थे, अभी 27 रह गए हैं इंग्लैंड अलग होने के बाद, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी, 1993 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। इसका जो मुख्यालय है वो है अदिस अबाबा में, जो इथोपिया की राजधानी है। राजधानी भी याद हो रही है, याद किया, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सार्क, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल, और स्थापना हुई थी 1985 में। ढाका में पहली बैठक हुई थी, तब स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट है आसियान संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसका भारत सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय है जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है। संघाई में नहीं है, इसका बीजिंग में मुख्यालय है। 2001 में स्थापना हुई थी, और 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियाई विकास बैंक। मुख्यालय है इसका मनीला, फिलीपींस, 1966। बहुत सारे हेडक्वार्टर तो मैं आपको क्लास में याद करा चुका हूँ। नेक्स्ट है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यूरोपीय बैंक, EBRD। ये कहाँ पर है? लंदन, UK में, 1991 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है ट्यूनिशिया की जो राजधानी है उसमें, 1964 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ADB नहीं होगा, IDB होगा ये, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IDB, ठीक है। तो इस्लामिक है तो कहाँ होगा भाई? सऊदी अरब में ही होगा, इस्लाम वगैरह की चीज़ें। तो जेद्दा में है, सऊदी अरब, 1975 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है शंघाई में, ठीक है, चाइना में, और 2014 में स्थापना हुई थी। KV कामथ जो हैं वो इसके हेड हैं, चेयरमैन। अभी शायद चेंज हो गए हैं, अगर करंट में मैं बात करूं, KV कामथ पहले थे, अभी शायद चेंज हो गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, चाइना में, 2016 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल जिसको कहते हैं। शायद इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी तो सुना होगा इंटरपोल का नाम। तो इसका मुख्यालय जो है वो लायन में है, और ये कहाँ पर है? फ्रांस में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी पुलिस फोर्सों का ये एक संगठन है। नेक्स्ट है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। इसका मुख्यालय है ज्यूरिच में, और ये है स्विट्जरलैंड में। फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका तो सबको आपको पता होगा जो क्रिकेट देखते हैं। दुबई में है इसका मुख्यालय, ठीक है, UAE में, दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, IPC। इसका मुख्यालय बोन में है, जर्मनी में, स्थापना हुई 1989 में। इसकी PDF आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। जितने भी पैसे से रिलेटेड है ना, उनके USA में, या तो न्यूयॉर्क में है या फिर वॉशिंगटन DC में। और जो ऐसे ही हैं सामाजिक टाइप के से, ठीक है, जलवायु टाइप के से, वो सब जेनेवा में है, ज़्यादातर जेनेवा में है,
ठीक है। नेक्स्ट है IUCN, सुना होगा आपने, रेड डेटा बुक जारी करती है। जो जानवर ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं या संरक्षण जिन्हें चाहिए, उनसे रिलेटेड है। और इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। WCU के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। इसका मुख्यालय है वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये न्यूज़ में आता कुछ समय पहले, तो हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये तो बार बार न्यूज़ में रहा है, मई के जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसमें कई बार आया है ये। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में, और 1974 में इसकी स्थापना हुई। इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, UAE में। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड। 2009 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सुना होगा आपने, काफ़ी नाम, दलवीर भंडारी और वो जाधव था, कौन थे वो, कुछ केस था तो वो चला है यहाँ पर। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। 1945 में स्थापना हुई थी। ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी द हेग में है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मुख्यालय अगर आप याद कर लेते हैं, 46 हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन अगर इतने याद कर लेते हो ना तो इससे बाहर कोई कुछ आपसे पूछ ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइव नहीं था बट फिर भी मैंने अपनी कोशिश की कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ये चीज़ें आप याद कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें। DI की क्लास सर आपकी ऐप पर डाल देंगे, तो ऐप पर पढ़ लीजिएगा, और इसका PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो हमारे साथ हमेशा सपोर्ट बनाए रखें। आप बच्चों का थोड़ा सा रिव्यू हमें मिला है कि काफ़ी अच्छा आपका आर्मी का पेपर अभी हुआ, एक बच्चे ने बताया, बहुत ही उसका ज़बरदस्त हुआ, सारा करंट अफेयर्स मतलब नोट्स से मिल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके भी पेपर अच्छे जा रहे हैं और हमारे पढ़ाए हुए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो हमें बिल्कुल बताएं। खुशी मिलती है हमें कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मदद कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।